हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट ड्यू टू करंट। आप लोगों ने ये चीज देखा होगा कि जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, बहुत देर तक जब वो क्या करता है, वर्क करता है, तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे जो बल्ब होते हैं, वो बल्ब अगर कंटिन्यूअसली बहुत देर तक अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, तो काफी देर बाद आप उसको टच करके देखोगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो फैन होते हैं, जो चाहे ऊपर वाला फैन हो चाहे टेबल वाला फैन हो, वो जब बहुत देर कंटिन्यूअसली अगर चलते रहता है तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पानी वाले मोटर होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, अगर उसको हम लोग लगातार, हमारे टीवी है क्यों ना हो, अगर हम लोग लगातार उसको बहुत देर तक अगर क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली जो है यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। तो इसी गर्म होने के फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है बोलते हैं। तो जब कभी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो उसके कारण से उसका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो होता है करंट का, वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी कंडक्टर में अगर जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का कुछ पोर्शन जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, लॉस हो जाता है। और यही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बोलता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी कंडक्टर में से जो कुछ एनर्जी जो लॉस होता है ना, यही लॉस हुआ एनर्जी आपका थर्मल के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो कुछ जगहों पर थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हार्मफुल होता है, जैसे मोटर के लिए, बल्ब के लिए, टीवी के लिए बहुत देर तक चलेगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ज्यादा गर्म होगा। तो वहीं पर इसी फिनोमिना का यूज करके जो है हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बनाते हैं। उसमें से वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है आपका कपड़ा प्रेस करने के लिए जो आयरन यूज करते हैं, वो उसी इफेक्ट पर क्या होता है, बेस्ड होता है। वाटर कॉइल जो होता है गर्म करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, वो भी उसी फिनोमिना पर जो है क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो कहीं पर इसके लॉस है, कहीं पर इसके डीमेरिट है, तो कहीं पर आपको इसके मेरिट जो है देखने को जो है मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। जब भी किसी भी सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जब सप्लाई होता है, तो उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और यही दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका जो है हीट के फॉर्म में जो है कन्वर्ट जो है हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्मल रूल ऑफ जूल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल फैक्ट या थर्मल रेट ऑफ जूल। तो एक सर्किट हम लोग बना लेते हैं और उस सर्किट में जो जो भी कंपोनेंट चाहिए होगा सबको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जो है हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सो थर्मल रूल है ये, एक इफेक्ट लिख दिया मैं, ये आपका क्या है, थर्मल रूल ऑफ जूल। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट लेते हैं, उस सर्किट में हम लोग एक वोल्ट लेंगे, एक बैटरी लेंगे जो हमारा वोल्टेज का सोर्स होगा, एक की होगा, हम चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है एम्पियर मीटर लगा सकते हैं। देन इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे, जिस रेजिस्टेंस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है कितना पोटेंशियल जो है जनरेट हो रहा है, इसको जानने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर जो है लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस R है, ये V वोल्टेज है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ये हमारा की है, और ये हमारे क्या है, एम्पियर मीटर है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। रेजिस्टेंस के प्लेस में आपका कोई भी दूसरा इक्विपमेंट हो सकता है, टीवी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, या कोई भी दूसरा चीज जो है हो सकता है। तो उस सर्किट में हम लोग अज्यूम करते हैं कि I करंट जो है फ्लो हो रहा है कितने सेकंड के लिए, T सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज V। ये हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। तो आगे जब हम लोग देखते हैं चार्ज फ्लो, यहां पर लिख लेते हैं, सपोज I करंट इज I
करंट इज फ्लोइंग इन आर फॉर टी टाइम। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए जो है इसमें आई करंट जो है क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो चार्ज इन टी टाइम। टी टाइम में चार्ज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? याद करो, चार्ज या फिर करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला निकालूंगा तो I करंट फ्लो हो रहा है कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। तो Q इज इक्वल टू हमें यहां से एक रिलेशन मिलेगा, चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? करंट इंटू टाइम जो है हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग क्या है? द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, यहां पर चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं ना, बैटरी से लेकर रेजिस्टेंस तक। सो द वर्क डन टू मूव अ चार्ज। तो वर्क डन का हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? जो पोटेंशियल V होता है आपका, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है होता है। तो अगर मैं यहां से Q की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मिल जाएगा? W अपॉन में V मिल जाएगा। या आप चाहो तो यहां से जो है क्या कर सकते हैं? W का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि W वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V हो जाएगा। तो ये सपोज पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। ये जो रिलेशन है ये चार्ज, करंट और टाइम के फॉर्म में है, और वो जो है आपका वर्क डन है कि इस बैटरी से चार्ज को यहां से इस रेजिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन हमारा कितना होगा? चार्ज इंटू V के बराबर जो है होगा, जहां पर V क्या है? आपका सेल का जो है पोटेंशियल है। सो अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो W इज इक्वल टू है हमारे पास Q इंटू V, और इक्वेशन 1 से हम लोग Q के जगह क्या रख सकते हैं? IT रख सकते हैं इंटू में V। अब आप याद करो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो ये जो ये V है, इस V के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? इस V के जगह जो है हम लोग IR रख सकते हैं। सो I और I इंटू होकर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R इंटू T। ये हमारा वर्क डन का क्या हो गया? फॉर्मूला निकल कर आ गया कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT जो है हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो आपका वर्क डन जो हमने क्या किया, Q चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक जो है हम लोग लेकर गए, इसी के कारण से क्या होगा? हीट एनर्जी जो है क्या होगा? जनरेट होगा। सो इसी वर्क डन को हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं? इसी वर्क डन को जो है हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज द हीट जनरेटेड। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं W को किस फॉर्मूले से? W को जो है हम लोग H फॉर्मूले से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना वर्क डन हम लोग करेंगे उतना ही वर्क डन का जो है हीट क्या होगा? जितना वर्क डन यहां से यहां तक जाने में होगा वही आपका हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसी को हम लोग H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर RT जो है हम लोग लिख सकते हैं। सो ये है आपका थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में H का फॉर्मूला, कितना हीट जनरेट होगा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो आप देख लीजिए। पहला जो डिपेंडेंसी है वो है आपका जो हीट है, ये आपका देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I स्क्वायर के। मतलब किसी सर्किट में जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? हीट होगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी बात पर जो डिपेंड कर रहा है वो है आपका रेजिस्टेंस। मतलब किसी कंपोनेंट का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो करंट को क्या करेगा? वो चार्जेस को क्या करेगा? उतना रोकने की कोशिश करेगा, और इसी रोकने की कोशिश में जो है वो क्या होगा? वर्क डन लगाएगा, और वही वर्क डन क्या होगा? हीट के फॉर्म में जो है बाहर निकल जाएगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका हीट जो है जनरेट जो है होगा। उसके बाद तीसरा है देखो आपका टाइम। जितना ज्यादा टाइम के लिए आप अप्लायंसेस को यूज करेंगे उतना ज्यादा जो है हीट क्या होगा? आपका जनरेट होगा। तो ये है आपका हीट का फॉर्मूला, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। मतलब करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा उसी किसी कंपोनेंट में उतना ज्यादा हीट इवॉल्व होगा, जितना ज्यादा उस कंपोनेंट या कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो भी उतना ही ज्यादा हीट जो है करेगा। और तीसरा है आपका टाइम। आप जितना ज्यादा समय के लिए बल्ब, पंखे, कूलर सबको चलाएंगे उतना ज्यादा जो है क्या होगा? आपका हीट जो है क्या होगा? वहां से जो है जनरेट जो है हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आपको ध्यान में जो है रखना है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है
क्या होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल हमारे यहाँ पर थर्मल रूल्स ऑफ जूल्स जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। सो मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जो है पढ़ेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर। सो अगर हम लोग मैथमेटिकली अगर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, इलेक्ट्रिक पावर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, P से, ये होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर आपको सिंपल डेफिनेशन लिखना है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सो इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट या इन ए कंडक्टर, ये आप डेफिनेशन जो है लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसका दूसरा डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन जानना है तो क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रिक पावर इज the rate at which electric energy is converted into any other form of energy। किस रेट से जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्विपमेंट है, एक है ए और एक है बी। दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो ए है वो क्या करता है, हीट, मतलब ये दोनों क्या है, आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, देखो ये जो है 1 सेकेंड में जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, कितने में, मान लो 100 जूल। और ये वाला करता है 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 50 जूल हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए का जो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या है, ज्यादा है। तो जो कंपोनेंट या जो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जितना तेजी से वो बदल सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर जो है कहलाता है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई जो है होता है, ठीक है। और अगर इसका हम लोग यूनिट की बात करें तो पावर का यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर जो है होता है। और 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट जो है हम लोग बोलते हैं। जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर किलोवाट आएगा। तो देखो 1 किलोवाट जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 वाट का कोई इक्विपमेंट जो 1 घंटे तक क्या करता है, चलता है। तो 1000 वाट का अगर बल्ब है तो वो 1 घंटे तक चलने में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 किलोवाट। और इसको हम लोग 1 किलोवाट ना बोलकर 1 यूनिट जो है हम लोग बोलते हैं। जैसे आपके घरों में जो है क्या होता है, बिजली का बिल आता है तो आप लोग बोलते हैं कि घर में कितना यूनिट जो है जला, कितना बिल आया। आपके घर में डिस्कशन होता होगा कि इस बार 30 यूनिट जला, इस बार 40 यूनिट जला, तो उसका मतलब होता है किलोवाट आवर। तो जैसे 1 महीने में आपके घर में 40 यूनिट जो है क्या होता है, बिजली का कंजम्पशन होता है। इसका मतलब 40 किलोवाट जो है आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम जो है करते हो। तो पावर का फॉर्मूला हो गया V इंटू आई, इसका यूनिट होता है किलोवाट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। अब अगर आपको ये एक न्यूमेरिकल ये भी मिलेगा कि कितना यूनिट जो है आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, उसका अगर आपको न्यूमेरिकल मिलता है, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो उसका भी आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, इन यूनिट, कितना इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में यूज होता है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज करके जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या लेना है, आपके घर में कितने अप्लायंसेस हैं, उन अप्लायंसेस का पावर कितना है, और आपको क्या करना है, कितने टाइम के लिए जो है वो यूज हो रहा है। सो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ अप्लायंसेस इंटू कितने वाट का है इंटू कितने घंटे तक वो जल रहा है अपॉन में 1000। जैसे आपके घर में 4 पंखे हैं तो नंबर ऑफ अप्लायंसेस की जगह आप कितना लिख दोगे, 4। कितने वाट का पंखा है, 200 वाट का, तो 200 रख दोगे।
कितने घंटे तक पंखा चला? 5 घंटे तक। तो आप आवर यहां घंटे में क्या लिखेंगे? टाइम में जो है 5 घंटे लिखेंगे और सबको इंटू करने के बाद आप 1000 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज आएगा, आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स आएंगे, यहां पे लिख लीजिए नंबर ऑफ आवर्स इंटू नंबर ऑफ डेज, अगर आप महीने के लिए निकालना चाहते हैं। तो जैसे आप एक महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में जो है 4 फैन चले और जो कि कितने वाट के हैं? 200 वाट के हैं, डेली 8 घंटा चला और ऐसा 30 दिनों तक चला। अब आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? देखो, नंबर ऑफ अप्लायंसेस की जगह कितना रख दोगे? 4। कितने वाट का है? 200 वाट का। एक दिन में कितना घंटा चला? 8 घंटा। ऐसे कितने दिनों तक चला? 30 दिनों तक। सबको इंटू करके 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा ना, वही हमारा यूनिट होगा। ठीक है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम लोग इसको डिस्कशन जो है करेंगे। आपको एग्जांपल भी जो है दिया हुआ है और फाइनल एग्जाम में भी आपको इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको जूल्स लॉ समझ में आया होगा और ये जो इलेक्ट्रिक पावर है ये समझ में आया होगा और यूनिट का कंजम्पशन कैसे होता है उसका भी फॉर्मूला जो है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।